Hello, dear students. You're welcome in RK Institute. I am Dr. RK Seni, and today I am going to discuss another paper of chemistry for JEE Advance. आज मैं आपको जो पेपर डाल रहा हूँ वो JEE Advance के लिए है, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री का JEE Advance पैटर्न पर बना हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन उसमें आते रहते हैं। जैसे देखिए, इसमें सभी अलग ही चैप्टर इंक्लूड नहीं हुए हैं। कुछ चैप्टर्स हैं जैसे जीओसी है, एल्काइल हैलाइड की SN1 रिएक्शन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इस तरह के 4-5 चैप्टरों से ही लिए। हालांकि क्वेश्चन देखो पहला, ठीक है, इसके अंदर 1 से 7 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है, ओनली वन। पहला है अमंग द फॉलोइंग 1 to 3 कुछ कंपाउंड दे रखे, ठीक है, आपको बताना है SN1 रिएक्शन का ऑर्डर। तो आप ध्यान रखना कि SN1 रिएक्शन है उसमें आपको पता है कि लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है और सबसे पहले क्या बनता है आपके पास में, कार्बोनियम आयन। तो आपको कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी चेक करनी थी। तो देखो, आप सबसे पहले कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी आप चेक करेंगे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, तो इसका कार्बोनियम आयन, इसको यदि बाहर निकाल दिया जाएगा फर्स्ट स्पीसीज, तो कार्बोनियम आयन ये बनेगा। देखिए एक बार ध्यान से, ये कार्बोनियम आयन जिसमें रेजोनेंस है। सेकेंड स्पीसीज में लिविंग ग्रुप Br है, उसको हटा दिया जाए, इसको बाहर निकाल दिया जाए Br को इस तरीके से, तो कार्बोनियम आयन ये बनेगा। अब आप ध्यान से देखना, जो कि एक एंटी एरोमेटिक स्पीसीज है। ध्यान से देखिए, ध्यान से, एंटी एरोमेटिक। और यदि फर्स्ट में से ब्रोमाइड को हटा दिया जाए तो एक एरोमेटिक स्पीसीज बनेगी। देखो यहाँ से Br हटा देता हूँ, इस तरह से ध्यान से देखो, यहाँ पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और ये ऑल्टरनेट आपके पास में डबल बॉन्ड है, इस पे लोन पेयर। तो ध्यान से देखो, ये तो हो गई एरोमेटिक। एरोमेटिक स्पीसीज सबसे मोस्ट स्टेबल होते हैं, तो सबसे पहले तो रिएक्शन कराओ आप थर्ड में, उसके बाद में फर्स्ट में, और इसको सबसे बाद में। देखो इधर एक्सप्लेनेशन आप आंसर दे रखे हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखिए। रीजन SN1 में क्या बनता है सबसे पहले, स्टेप फर्स्ट में क्या बनता है, कार्बोनियम आयन। जो मोर स्टेबल होता है, इजी एंड फास्ट फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले सब मोर स्टेबल कौन सा बनेगा, थर्ड, ड्यू टू एरोमेटिक करेक्टर। फिर उसके बाद में फर्स्ट, ड्यू टू रेजोनेंस एंड नॉन एरोमेटिक। और सेकंड क्या चीज है, रेजोनेंस है बट क्या है, एंटी एरोमेटिक, इज हाईली अनस्टेबल। तो आंसर आपका हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए, एक डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म है। आपको पता है कि एल्कोहल है जिसको एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, H+ आयन की प्रेजेंस में हीट किया हुआ है। तो आपको बता रखा है मैंने, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस एल्कोहल को, एल्कोहल या ईथर जब भी हो, तो आप इसको क्या किया करो, प्रोटोनेटेड किया करो। तो इसका सबसे पहले प्रोटोनेशन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, इसको प्रोटोनेशन कीजिए इसका ऐसे। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज बियर करती नहीं, तो सबसे पहले ये बाहर निकल जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, कार्बोनियम आयन में, डिहाइड्रेशन होने के बाद। अब आपको कार्बोनियम आयन के बारे में बहुत सी बात याद होना बहुत जरूरी है। इनमें रीअरेंजमेंट हो गई, ये शिफ्टिंग जिसको कहते हैं, 1 to हाइड्राइड है, एल्काइल हैलाइल शिफ्ट होकर मोर स्टेबल बदल जाती हैं। तो यहाँ पे होगा इसका 1 to मिथाइल शिफ्टिंग। और 1 to मिथाइल शिफ्टिंग होने के बाद में ये जो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्सरी में। यहाँ पर जोड़ दो और ये बनेगा अब आपके पास में टर्सरी इस कार्बन पर। फिर आप लास्ट में क्या करना, डी प्रोटोनेशन, सेट-जैप रूल के अकॉर्डिंग, सेट-जैप रूल के अकॉर्डिंग मोर स्टेबल बनाना। तो यहाँ से H हटाना, यहाँ पे H, डी प्रोटोनेशन जो आपने स्टेप फर्स्ट में डाला था, तो यहीं पर डबल बॉन्ड आ जाएगा आपके पास में। कंपाउंड फर्स्ट क्या हुआ था, डिहाइड्रेशन, एल्कोहल का एसिड की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ध्यान रखने वाली बात है, क्या बनता है, कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन के बारे में आपको शिफ्टिंग वगैरह मालूम होना चाहिए। ठीक, तो ये आपके पास में क्वेश्चन था सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिखाता हूं, देखो देखिए, बिल्कुल सिंपल, कोऑर्डिनेशन का एक प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स है क्लोराइड के साथ, विच प्रोड्यूस 4 आयन पर मॉलिक्यूल। कितना देता है, 4 आयन। बस वही सेलेक्ट करना है। जैसे इसकी बात करता हूं तो कितना देगा, 5 आयन, क्योंकि एक तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा इसके अंदर +4 का, और 4 क्या बनेंगे, क्लोराइड आयन। तो पहले वाला नहीं हो सकता क्योंकि 5 देता है। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए कोई आयन नहीं देगा। इसके अंदर 3 तो बनेंगे क्लोराइड आयन। देखो इधर सी ऑप्शन को देखिए, 3 तो बनेंगे। एक तो बनेगा कॉम्प्लेक्स कैटायन +3 का, और 3 बनेंगे क्लोराइड आयन, इसलिए आंसर यही दो आप। इसके अंदर कितने बनेंगे, टोटल 3। क्वेश्चन है MgEDTA 4 दे -2, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम। अब बताओ प्राइमरी वैलेंसी किसको कहते हैं, तो प्राइमरी वैलेंसी इक्विवेलेंट होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देता हूँ, EDTA। EDTA आपको पता है हेक्साडेंटेड लिगेंड है, 4 दे इस पे -2, तो होता है मैग्नीशियम X -4 = -2 एंड X = +2।
तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी लिखोगे आप 2, +2 नहीं, वो तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके इक्विवेलेंट होता है। और दूसरी बात है मैग्नीशियम की सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। ईडीटी कहता है हेक्साडेंटेड लिगेंड, एंड हेंस ऑप्शन डी। ध्यान रखना +2 नहीं, प्राइमरी वैलेंसी इक्विवेलेंट टू ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए 2 लिखो, प्लस माइनस साइन नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th को देखो। क्वेश्चन नंबर 5th, एक अननोन कंपाउंड है लुकास रिएजेंट, जानते हो ना, कंसंट्रेट HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रोजन एजेंट Cl2, ठीक है, उसको कहते हैं, जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहलों में डिफरेंशिएट करने के काम आता है, ठीक है। वेयर एल्कोहल विच फास्टेस्ट एंड बाय व्हाट मैकेनिज्म, सबसे फास्ट और कौन सी मैकेनिज्म होगी, तो पहले का नाम है 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, देखो इधर ध्यान से, 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, यहीं पर लगाओ, 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, तो ये एक टर्सरी एल्कोहल है, सुनना पहले चारों को देखो एक बार, जल्दीबाजी मत किया करो, ठीक है। दूसरा है 3-मिथाइल पेंटेन 3-ऑल, दूसरा ऑप्शन है 3-मिथाइल पेंटेन 3-ऑल, ये भी एक टर्सरी एल्कोहल है, ध्यान रखना आप, ये भी क्या है, एक टर्सरी एल्कोहल। नेक्स्ट है 2-मिथाइल प्रोपेन, ये सी ऑप्शन है आपके पास में, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, ये भी एक टर्सरी एल्कोहल है, इधर देखते जाओ आप, ये भी एक टर्सरी एल्कोहल है। और अगला है 3-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, एक और है 3-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, 2 पे लगाओ और 3 पे करो मिथाइल, 3-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, तो ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, तो डी को तो हटा दो, सबसे फास्ट रिएक्शन होती है टर्सरी में। अब 3 टर्सरी हुए, इसके अंदर नंबर ऑफ एल्फाज चेक करो, 3, 3 एंड 2, इसके अंदर एल्फाज कितने हैं, 8 हैं, तो तीनों टर्सरी, एल्फाज कितने, 8, यहाँ पर एल्फाज 3, 2 एंड 2, कितने एल्फाज हैं, 7, यहाँ पे देखो 3, 3 एंड 3, एल्फाज कितने बनेंगे, 9, तो आपको सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कैटायन सी का आंसर सी। ध्यान रखना, जल्दीबाजी मत किया करो, तीनों टर्सरी एल्कोहल हैं, अब टर्सरी कार्बोनियम आयन बनेगा, उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक करो, तो एल्फाज चेक कर लिया करो, क्योंकि कार्बोनियम आयन प्लस आई इफेक्ट के साथ साथ हाइपर कंजुगेशन से बनाते हैं, हाइपर कंजुगेशन एक रेजोनेंस है जो कि मोर डोमिनेंट होता है बजाय किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से, तो पहले उसको चेक किया करो, फर्स्ट कोई रेजोनेंस है तो वो चेक करना है, वो नहीं है तो फिर हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर। क्वेश्चन नंबर था ये 5th। क्वेश्चन 6th, एक केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है 6, देखो क्वेश्चन 6 केमिकल काइनेटिक्स का है, आपको इसकी क्या बतानी है, रेट लो इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो देखो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड सेकंड और इनिशियल रेट, देखो अभी आप क्या करना, एक में किसी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर लिया करो, दूसरे को चेंज करो, तो एक बार देखो ध्यान से, मैंने एक्सपेरिमेंट 1 और 4 सेलेक्ट किया, ध्यान से देखो, एक्सपेरिमेंट 1 और 4 सेलेक्ट किया, जिसमें ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और बी की कंसंट्रेशन 0.35, यहाँ पे ध्यान रखना, पहले कितनी एक्सपेरिमेंट में 0.35, और इस 4 एक्सपेरिमेंट में कितनी हो रही है वो 0.70, यानी मैंने डबल किया, डबल करने पर जो रेट है वो 0.1 से कितनी हो गई 0.8, यानी 8 टाइम्स हो गई, 8 टाइम का मतलब 2 की पावर लिख देता हूँ 3, और कंसंट्रेशन किया था मैंने डबल, कंसंट्रेशन क्या की थी डबल, तो आपके पास में अल्फा या बी की पावर आ जाएगा 3, तो ये बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है 3, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट हो गया, अब दूसरा देखो, अब कोई दूसरा देखिए, उसमें बी की कंसंट्रेशन तो रखो कांस्टेंट और ए को चेंज कर दो, जैसे एक्सपेरिमेंट 1 और 3 लो, बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और ए की कंसंट्रेशन को 4 से और 2 में देखो डबल किया है, लेकिन रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 0.8 और 0.8, क्या है वैल्यू 0.8, ये भी कितनी है 0.8, ये कितनी है 0.1 और ये भी कितनी है 0.1, ठीक है। इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में कितनी हो गई, 0 ऑर्डर, तो आंसर आ गया फर्स्ट, क्लियर। क्वेश्चन नेक्स्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच पूछा है, मिनिमम कितना होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी वुड बी, देखो कैसी रिएक्शन है एंडोथर्मिक, अब पहले एंडोथर्मिक का ग्राफ बनाएंगे आप, ये एंडोथर्मिक है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की, और ये साहब आपके पास में ध्यान से देखिए, ये आपके पास में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ये क्या है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जो कि पॉजिटिव साइन के साथ है, ये एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये पूछा है। अब आप क्वेश्चन देखो बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सोचने का था, ये पूछा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच उसकी एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, बोला लेस देन एच, इससे कम नहीं हो सकती क्योंकि एंडोथर्मिक नहीं होगी, अदरवाइज 0 हो नहीं सकती क्योंकि एंडोथर्मिक बोल रखा है, तो क्या बोलोगे मोर देन एच, एच से हमेशा ज्यादा ही रहेगी, चाहे कितनी भी लिखो आप एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं तो फिर वो एंडोथर्मिक नहीं हो सकती, ठीक है, तो आंसर आएगा सी।
क्वेश्चन 7 थे, ये 7 क्वेश्चन कहते थे जिनमें ओनली एंड ओनली सिंगल करेक्ट था। अब सेक्शन 2 है, एडवांस में इसी पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, जिसके अंदर वन और मोर करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, वन और मोर। तो देखो एक आपके पास में रिएक्शन है आइसोपेंटेन, ये ध्यान से देखो, सबसे पहले देखिए आइसोपेंटेन है ये लो, इस पर आपको Cl2H न्यू यानी हेलोजिनेशन कराना है, ठीक है, और आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मोनो हेलोजिनेशन है, ध्यान रखना। तो मोनो हेलोजिनेशन कराएंगे तो आपको स्ट्रक्चरली 4 प्रोडक्ट लिख सकते हो, बताता हूँ, स्ट्रक्चरली 4 प्रोडक्ट लिख सकते हो। मोनो हेलोजिनेशन है, ध्यान रखो, इसमें लिख नहीं रहा है, बाकी ध्यान रखना। एक, दूसरा, दूसरा प्रोडक्ट ये, थर्ड, ऐसे आप स्ट्रक्चरली 4 प्रोडक्ट लिख सकते हो। और एक चौथा, ये जो फर्स्ट वाले हैं ना, यहाँ से हटा सकते हो, ये और ये एक ही कार्बन है, आइडेंटिकल बनेंगे, इसलिए 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब सुनो आप, जेई का पेपर है इसलिए ध्यान रखना, स्टीरियो आइसोमर्स इंक्लूड करके बोले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पूछा कि टोटल प्रोडक्ट, तो ध्यान से देखिए आप, पहला प्रोडक्ट सुनो, इसे थोड़ा आगे कर देता हूँ। फर्स्ट प्रोडक्ट में कोई स्टीरियो आइस सेंटर नहीं है, कोई स्टीरियो सेंटर नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट एक ही बोलेंगे। इस कंपाउंड को प्रोडक्ट 2 बोलेंगे क्योंकि स्टीरियो सेंटर है, ध्यान से देखो, कायरल सेंटर, इसलिए 2 बोला करो, एक आर और एक एस, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लीवो रोटेटरी, ऐसे बोल सकते हो, इसके 2 काउंट करना। इसमें भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसलिए एक इसको भी काउंट करेंगे। अच्छा, इस लास्ट वाले में भी इस कार्बन को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें भी एक कायरल सेंटर है, इसलिए इसको 2 बोलेंगे। तो टोटल कंपाउंड कोई बोलेगा तो 6, और टोटल फ्रैक्शंस बोलेगा तो 4। फ्रैक्शंस का मतलब समझते हो, जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग हो उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, ध्यान दे दोनों। जिनके, आप देखो यही क्वेश्चन है, एक बार जेई में पूछा, ये आपको बता देता हूँ। एक तो आइसोमेरिक प्रोडक्ट, तो आंसर क्या दोगे आप, 6, ठीक है। दूसरा लिख रखा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या लिख रखा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन थे, मोनो प्रोडक्ट, ध्यान से देखो, यही बना पता लग रहा था कि एक ही Cl लगाया है, मोनो प्रोडक्ट है इसलिए एक ही Cl है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन थे, आप उन कंपाउंडों को सेपरेट कर सकते हो जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग हो, और वीकेंड से जिनकी स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर अलग अलग हो। तो कितने बनेंगे आपके पास में, 4। तो लो साहब, पहला एन की जगह 6 लिखेंगे और एम की जगह 4, 2 ऑप्शन करेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स से लिया गया है। ये आपके पास में पहला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 8, ये एल्काइल हैलाइड से लिया गया था, या आप इसको एल्केन भी बोल सकते हो, क्योंकि वहां भी हेलोजिनेशन कराते हैं, एल्काइल हैलाइड में मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कहीं से भी आप इसको बोल सकते हो। और सिंपल आप चाहो तो स्टीरियोकेमिस्ट्री भी से बोल सकते हो। देखो अब, एक रिएक्शन है आर, कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, उसकी कंसंट्रेशन ऐसे चेंज हो रही है, 0.8 से 0.4 चेंज होती है, उसके लिए टाइम लगता है T1 सेकेंड। आगे 0.4 से 0.2 में जब वो बदलता है तो टाइम लगता है T2 सेकेंड, ठीक है, आपको बताना है ट्रू। पहले लिखा है T1 इक्वल्स टू T2 इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑर्डर आपको पता है हाफ लाइफ है, ये T1 T2 क्या चीज है, हाफ लाइफ। और आपको पता है हाफ लाइफ जीरो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कहती रहती है कांस्टेंट, ln2 अपॉन के, उसमें कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, पहला। दूसरा, T1 इक्वल टू T2 इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0, वो नहीं, क्योंकि अब आपको पता है, देखो इधर ध्यान से, हाफ लाइफ का रिलेशन ये होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। हाफ लाइफ का रिलेशन ये है, यदि 0 ऑर्डर रिएक्शन है इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या चीज है, हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के। जितनी इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा रखोगे उतना टाइम भी आधा होने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, यानी T1 ग्रेटर देन T2 आएगा, इसलिए ये तो गलत है और ये सही है। तीसरा, T1 लेस देन T2 इफ ऑर्डर 2, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रहेगी तो n की 2, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, देखो इधर ध्यान से, तो क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का n की जगह 2 लिखना। इसका मतलब जितनी कंसंट्रेशन कम रहेगी हाफ लाइफ क्या रहेगी उसकी ज्यादा, तो T2 ज्यादा रहेगा, तो ये 3 आंसर, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, देखो इधर ध्यान से, सिंपल सा, सिंपल, वेरी सिंपल, फॉर्मूला राइटिंग का क्वेश्चन था। ट्रिस इथेन 1 2 3 डाइअमीन क्रोमियम थर्ड, तो आप सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लिखा करो, क्रोमियम लिखो, इथेन डाइअमीन En से रिप्रेजेंट करते हैं, और कितने 3 बार आया, 4, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, तो आप इस पे निकालोगे तो ये +3, ये आपको पता है न्यूट्रल, तो यहाँ पर 4 लिख दो, +3, ये तो आयन बन गया था पहले वाला।
दूसरा पूछा है टेट्राफ्लोरोबोरेट थर्ड। अच्छा, बोरेट कहते हैं बोरोन को, फ्लोरो का मतलब F, 4 और थर्ड। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो इसकी, इसकी कितनी लिख रखी है था +3, और F पे कितना होता है -1, तो 4, तो चार्ज कितना हो जाएगा -1। लो साहब, तो आपके पास में सी ऑप्शन क्लियर। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर भी लिखा करो आप आयंस की। नेट चार्ज क्या किया करो, दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट सम कर लिया करो, नेट चार्ज उसके बराबर। क्वेश्चन है 11 को, क्वेश्चन को देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम से लिया गया क्वेश्चन है। ले चैटेलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है, पर्टिकुलरली देखो क्वेश्चन 11 बता रहा हूं। क्या क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बस कैरिड आउट इन क्लोज वेसल, द इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ C2H4 कैन बी इंक्रीज। अच्छा, C2H4 के मोल कब इंक्रीज होंगे, जब रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, देखते जाओ। इंक्रीज टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए तो बैकवर्ड, इसलिए ये बन जाएंगे, सही है। डिक्रीज इन प्रेशर, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड जाती है, क्योंकि डेल्टा एनजी क्या है, रिएक्शन का नेगेटिव, यहाँ पर दो, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड, बैकवर्ड चलानी तो प्रेशर कम कर दो, ये भी सही है। रिमूवल ऑफ H2 को हटा दो तो भी रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, इसके अमाउंट बढ़ जाएगी अपने आप। और एडिशन ऑफ C2H6, यानी प्रोडक्ट ऐड कर दोगे जब भी बैकवर्ड, तो इसके सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, क्लियर। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, 1 और मोर, इसलिए सब हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन 12 को केमिकल काइनेटिक्स है। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंज फ्रॉम 1 AM to 0.225 इन 138.6 मिनट, इसका मतलब 2 हाफ लाइफ हो गई, देखो ध्यान से। तो ये फाइंड करो इसका। फिर पूछी क्या है आपसे, रेट पूछिए 0.1 पर, तो रेट का मतलब तो ये है कि रेट इक्वल टू आप लिखेंगे के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए दे रहा के 0.1, के निकाल देता हूं, तो के इक्वल टू होता है 1/T ln ए नोड, कितनी कंसंट्रेशन अपॉन AT, कितनी कंसंट्रेशन दे रखी थी इनिशियल 1, कितने हो गई 0.25, टाइम कितना दे रखा है आपको 138.6, तो ये वैल्यू हो गई था अब आपके पास में ln4। देखो इस पॉइंट को हटाओ, ये लिखो, ये हो गया 4, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 ln2, और ln2 की वैल्यू 0.693, ये आ गया के, डिवाइड बाई क्या करो 138.6 इंटू कंसेंट्रेशन 0.1। लो जी, एक बार देख लो, एक बार देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट को हटाओ और इस पॉइंट को, ठीक है, एक पॉइंट, तो नीचे कितना आ जाएगा आपके पास में 3, और ये कैंसिल करोगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻³ आंसर आपका, क्लियर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सिंपल, देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है, इसमें 4-5 चैप्टर ही इंक्लूड किए हैं, इस टेस्ट में आपको बता दूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, जीओसी, एल्काइल हैलाइड जिसको आप कहते हो, वहां से भी है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, अब आप समझना, अटैकिंग इलेक्ट्रोड है, ध्यान से देखो, कॉपर के तो है इलेक्ट्रोड, ये कॉपर और ये भी कॉपर लिख रखा है क्वेश्चन में, ये भी कॉपर, और कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है साहब, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इलेक्ट्रोड जोड़ दिए, समझिए आप क्या कह रहा है, किताब 2.5 ग्राम कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड, तो कॉपर कहां से जाएगा, सॉल्यूशन पे, इस पर डिपॉजिट हो गया, तो सीधी सी बात है, इस कॉपर पे यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा इसका, क्योंकि अटैकिंग इलेक्ट्रोड है, तो 2.5 ग्राम ही कॉपर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। इसका मतलब एक ऑप्शन तो ये डिक्रीज 2.5 ग्राम टेक्स प्लेस एट द एनोड, तो मास इतना कम हो जाएगा एनोड पर, ये तो ये सही हो गया। दूसरा कितना डिपॉजिट हुआ 2.5 ग्राम, उसके इक्विवेलेंट बना लो, इक्विवेलेंट के लिए आपको पता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट होता है इसका 63.5 अपॉन एक्स फैक्टर 2 है कॉपर का, और जितने ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं उतने ही फैराडे, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, चेक करके देख लो, इतने फैराडे, क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है 1 फैराडे, जितना 1 ग्राम इक्विवेलेंट उतना फैराडे, खत्म। क्वेश्चन नंबर 14 ये लिया है आपको सॉल्यूशन से, हेनरी लॉ से लिया गया क्वेश्चन है, तो सॉल्व यानी 12 के तीनों टॉपिक हो गए, कौन कौन से, फिजिकल के, केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के और सॉल्यूशन के तीनों, और 12th का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ले लिया, समझ गए, इनऑर्गेनिक में, और ऑर्गेनिक में एल्काइल हैलाइड एंड जीओसी आपको बता देता हूँ, ठीक है, और एक केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन पार्ट डाला है 11 क्लास 11 से, बढ़िया क्वेश्चन, देखो हेनरी लॉ का, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द N2 गैस एट 298 केल्विन 10⁵ atm, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, एयर में दे रखा था मोल फ्रैक्शन 0.5, नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम ए टू N2 से चेक करना है, डिजोल्विंग 10 मोल ऑफ वाटर एट 5 atm, तो साहब ये आपके पास में प्रिंसिपल में
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर निकालते हैं आप, क्या थे, मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। मोल फ्रैक्शन ईयर में कितना था, लिखा हुआ है 0.8, और पी टोटल कितना दे रखा है आपको, 5 ये रहा। लो साहब, ये तो हो गया पार्शियल प्रेशर। हेनरी कांस्टेंट दे रखा है 10⁵ ठीक है। और मोल फ्रैक्शन क्या लिखोगे, N2 के मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल में क्या लिखोगे, N2 के मोल प्लस वाटर के कितने थे, 10 मोल, ठीक है। अब आप इसको सम करते हो तो गैस बहुत कम डिजोल्व होती है, इसलिए इसको नियरली कितना लिख सकते हो आप, 10। और जब इसको सोल्व करोगे तो आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा, चेक कर लीजिए आप, ठीक है। N2 प्लस 10 को नियरली कितना लिख सकते हो, 10, क्योंकि N2 के मोल देखो इधर, देखो इधर कितना है, 10⁻⁻⁴, तो 10 के रेस्पेक्ट में इग्नोर कर सकते हो आप, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब देखो पार्ट सी में जेई लेवल पर लिखा गया है, एडवांस पर ये पेपर, देखो इधर 2 पैराग्राफ दे रखे हैं, पैराग्राफ है उसके 2 क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट, ठीक है। तो पहले में SN1 रिएक्शन फ्री रेडिकल वगैरह के रेस्पेक्ट में बता रखिए, ठीक है। तो इसमें पूछा है आपसे एक्स प्रोडक्ट, पूछा है मोनोक्लोरो प्रोडक्ट फिर रिएक्शन, बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखो इधर ध्यान से, ये था आपके पास में मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। देखो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने बना सकते हो, पहले तो स्ट्रक्चरली समझा देता हूँ। देखो फर्स्ट स्ट्रक्चरली देखिए कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है, देखो इधर आप सबसे पहले क्या करो, यहां से एक एच हटाओ, एक, दूसरा देखते जाना आप, इस कार्बन से एच हटाइए आप, इस कार्बन से एच हटाएंगे तो ये 2, और देखो एक यहां से हटा दो, कोई एक यहां से हटा दीजिए। तो स्ट्रक्चरली 3 कंपाउंड पॉसिबल है आपके पास, ठीक है। ये CH3 और एक यहां से हटा दिया। अच्छा इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, अच्छा इसमें भी कायरल सेंटर नहीं है, बराबर से तोड़ के देख लिया करो। हाँ इसके अंदर कायरल सेंटर है 2, इसके अंदर कितने कायरल सेंटर है, 2। तो इसके तो बनेंगे था आपके पास में 4, और ये 5, और ये एक एक इनको 6, तो आंसर क्या लिखोगे, 6। एक बार चेक कर लीजिए, कायरल सेंटर और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या बोला करो, 2 की पावर n। n क्या चीज है, रिएक्टिव सेंटर या स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, कायरल सेंटर बोल सकते हो आप। तो ये तो हो गया 4 6 आंसर, ठीक। क्वेश्चन फिर एक बिल्कुल सिंपल, हाउ मेनी कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग विच मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN when SN रिएक्शन SN1 देन एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड से, तो अब आपको एलाइल क्लोराइड समझा देता हूँ। लो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये था अब आपके पास में एलाइल क्लोराइड, इसको हटाओगे तो SN1 में ये कैटायन बनेगा, तो इससे ज्यादा स्टेबल चेक करना था। तो इससे ज्यादा स्टेबल बेंजाइल भी है, ये भी मिथाइल वाला और भी ज्यादा स्टेबल है, ये बेंजाइल वाले सभी ज्यादा स्टेबल है, देखते जाओ ये सब के सब, ध्यान से देखो, ये टर्सरी बेंजाइल है, ध्यान से देखो, और 2 मिथाइल लगे हुए हैं, ये भी स्टेबल है। अच्छा ये टर्सरी एलाइल है, ये भी ज्यादा स्टेबल है, और ये बेंजाइल भी स्टेबल है, तो सारे के सारे मोर रिएक्टिव है इससे। तो आंसर काउंट करके देख लो 7। क्लियर, ये क्वेश्चन था आपके पास में 2 पैराग्राफ थे, SN1 में स्टेबिलिटी चेक करनी थी कैटायन की। क्वेश्चन ये केमिकल इक्विलिब्रियम से लिया गया है, एक काइनेटिक से, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इधर ध्यान से, एक एल्कोहल और एस्टर की रिएक्शन है, समझो। ये तो साहब एल्कोहल और ये एक एसिड, इससे क्या बना हुआ है, एस्टर। इधर छोटा लिख देता हूँ, देखो ये तो एल्कोहल C2H5OH प्लस किससे रिएक्शन कराई, एसिटिक एसिड से। होमोजीनियस रिएक्शन है, आपको बता दूं, सॉल्व मिसिबल है। एक क्या बन गया आपके पास में, इसे छोटा लिख रहा हूँ, एस्टर, और एक क्या बन गया, वाटर, ठीक है। आप क्वेश्चन में देखो क्या कहते हैं ये, ठीक है साहब। इक्विमोलर मिक्सचर लिया आपने एल्कोहल और एसिड का, यानी ये भी ए नोड लिया और ये भी ए नोड लिया, ठीक है। टेक एन इनिशियल इक्विलिब्रियम। वाटर के जो मोल फ्रैक्शन है, ध्यान से देखो, वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना दे रखा है, 0.33। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो सुनो कैसे लिखते हैं, ए नोड माइनस एक्स, यहाँ भी ए नोड माइनस एक्स, और इसको भी लिखेंगे एक्स और एक्स। अब मोल फ्रैक्शन दे रखा है वाटर का, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बोले था वाटर के मोल अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल को ऐड कर लो, इन सबको ऐड करोगे तो ये एक्स तो कट जाएगा, ये आएगा। ये वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 0.33, तो आपके पास में एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स, ये हो गया 2A0, तो एक्स की वैल्यू हो गई था अब आपके पास में 0.666A0। लो जी, अब मैं लिख देता हूँ 0.666A0, 0.666A0, और ये कितनी हो जाएगी, 0.333A0, कम करो, 0.333A0। और जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे कैसी, तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इसको मल्टीप्लाई करो और रिएक्टेंट की 0.333A
इंटू 0.33, ये कट जाएंगे और 2a 4 आंसर आ जाएगा। लॉजिक खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 बढ़िया क्वेश्चन था, केमिकल काइनेटिक्स से लिया गया है, पर्टिकुलरली अरेनियस इक्वेशन से एक्टिवेशन एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं। देखो एक्टिवेशन एनर्जी का क्वेश्चन है 18, समझना। आपको पता है कि रेट, किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है, वैसे तो बता दूं, K इक्वल्स टू ए इंटू ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, अब K की जगह लिखा हुआ है, आपको बता देता हूं क्या लिखा हुआ है, K1 इंटू K3 अपॉन K2। देखो किसी रिएक्शन का K दे रखा है ये, और बोले एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है 1 2 3 की, और पूछिए आपसे एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल। तो मैं इसको ऐसे लिखता, आप समझो, यहाँ लिखता A1 ई की पावर माइनस EA1 RT, इधर देखो इंटू A3 ई की पावर माइनस EA3 RT अपॉन RT, और नीचे क्या लिखता A2 ई की पावर माइनस EA2 अपॉन RT। आप सुनो, इस ये तो है K, तो K के लिए मैं क्या लिख देता, नेट लिख देता A और ई की पावर माइनस EA नेट अपॉन RT। इसको तो मैंने K की जगह लिख दिया है, और इनको जब मैं सोल्व करता तो A से ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, और E के ऊपर देखो आप क्या लिखते, माइनस EA1 माइनस EA3, और माइनस माइनस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस EA2 अपॉन RT। इधर देखते जाओ आप, अपॉन RT, ये RT से RT को कर देना कैंसिल, तो माइनस EA नेट जो है आपको एक्टिवेशन एनर्जी 1 दे रखी है, कितनी दे रखी है माइनस की 60, आपको 3 दे रखी है कितनी माइनस की 10, आपको ये प्लस कर देना, सेकंड कितनी दे रखी है 30, कितनी दे रखी थी 30, तो 70 में से 30 कम कर दो तो कितनी हो गई माइनस की 40, माइनस माइनस साइन बटा दो, लो जी साहब आंसर फर्स्ट 40। तो ये आपके पास में जेई एडवांस लेवल पर एक पेपर था, इसको करें, और मैं डालता रहता हूँ ऐसे क्वेश्चन पेपर, आप चेक करते रहा करो, प्रैक्टिस किया करो, और एडवांस लेवल पर था ये जेई का। बंद करता हूँ, ओके बाय।